दोस्तों जैसा कि आपको पता है 18 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों हम तैयारी कर ही रहे हैं। ओके, इसलिए मैं दोस्तों आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं फिजिक्स के त्रैमासिक परिचय के लिए। आई होप दोस्तों आपने देख लिए होंगे। इसी वीडियो में दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, सॉल्यूशन के साथ बता दीजिए, समझा दीजिए और भी जो क्वेश्चन है उन्हें भी तैयार करा दीजिए। तो हम क्या है अब एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन समझेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंक वाले जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को हम क्या है एक एक करके उनका बेस्ट सॉल्यूशन साथ समझेंगे। तो आपको वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा पहला है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। पेपर में अक्सर ये क्या है दोनों एक साथ आ जाते हैं अथवा में क्वेश्चन आता है, दोनों तैयार कर लीजिएगा। हमेशा आता है। ओके, तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है, विमीय विश्लेषण के उपयोग रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो विमीय विश्लेषण की पहले हम देख लेते हैं सीमाएं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपकी ये दी हुई है पॉइंट वाइज पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट। पहली क्या है सीमाएं है, यह विधि सूत्र के बीमाहीन नियतांकों के विषय में कोई सूचना प्रदान नहीं करती है। दूसरी सीमा है कि MLT मूल मात्रकों के अतिरिक्त किसी अन्य राशि के विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। और तीसरी इसकी सीमा है sin थीटा log x आदि के पदों के विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। चौथा है उस सूत्र की स्थापना भी नहीं की जा सकती है। साथ ही उस सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है जो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ आपके 4 दिए हुए हैं सीमाएं, 4 सीमाएं को अच्छे से तैयार कर लेना। ये जो चौथा आपका पॉइंट है ये तो आपका इसी प्रकार से गलत है। ओके, तो ये आप पॉइंट हटा दीजिए। इसमें आपके 4 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पॉइंट है। तो चारों पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी पेपर में आपको केवल 2 ही लिखने को आता है। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो विमीय विश्लेषण के क्या उपयोग है। पहला उपयोग है कि एक मात्रक के एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रों में बदलना। दूसरा है समीकरण की शुद्धता की जांच करना। तीसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। चौथा है समीकरण की स्थापना करना। 4 उपयोग दिए तो आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपको ये वही टॉपिक तैयार कर लीजिएगा एसआई पद्धति के सभी मूल राशियां उनके मात्रक, क्योंकि ये क्या है ऑब्जेक्ट में हमेशा आता है। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। पदार्थ की मात्रक आपका मोल ताप का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का अधिकतम स्टूडेंट को याद नहीं होता, कैंडेला याद रखिएगा। ओके, जोड़ी में आपसे या आपके वस्तु से बनता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग -u है। ओके, से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। किस प्रकार से होगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये होता है v² = u² + 2a। यहाँ पे हमारा v² यानी वेग है हमारा वो 0 हो जाएगा। बस तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। देख लेते हैं एक समान व परिवर्तित त्वरण क्या कहलाता है। ये आपका दिया हुआ है। पहले देख लेते हैं एक समान त्वरण। यदि वस्तु की गति के दौरान त्वरण का परिणाम व दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण कहलाता है। परिवर्तित त्वरण क्या कहलाता है, वस्तु के त्वरण का परिणामी अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तन होते हैं तो इसका त्वरण क्या है, परिवर्तित त्वरण कहलाता है। तो ये तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपेक्षित वेग किसे कहते हैं। आपेक्षित वेग को समझ लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षित वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपके दिया हुआ है आपेक्षित वेग की परिभाषा। आगे देख लेते हैं। आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं इसे। तो सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम हमारा क्या कहता है, यदि 2 सदिश परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज को 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सकते हैं तो उनकी परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। और ये आपको डायग्राम भी बनाता है। तो ये आपका सदिश का योग के संबंधी जो त्रिभुज का नियम है वो आपके डायग्राम पर निर्भर करता है, इसलिए आपको डायग्राम जरूर बनाना है। बाकी ये आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर वगैरह का फेक पेपर के चक्कर बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके जो पेपर बनने हैं 55 जिले हैं आपके, तो 55 जिले में क्या हर जिले का अलग अलग पेपर रहेगा। ओके, तो कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बेहतरीन नंबर दोस्तों आप लाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एकांक सदिश किन्हें कहते हैं? वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो बस इस सदिश को देख लेते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिणाम क्या हो? एक होता है। एकांक मतलब एक अंक यानी एक सदिश, यानी ऐसे सदिश जिसका जो परिणाम होता है इकाई होता है, वो आपका कहलाता है एकांक सदिश कहलाता है। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्रम से क्या है? एक्स अक्ष, वाई जेड अक्ष के अनुजैस लंब कोणित एकांक सदिश है। तो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों इसके साथ आपको तैयार कर लेना है सदिशों के अदिश गुणनफल के दो गुण लिखिए। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम में होता है, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, ये भी तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है दो सदिशों के सदिश गुणनफल के दो नियम। तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि बताइए। ये दिया हुआ है दोस्तों आपको घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि। लाभ क्या है? घर्षण के कारण क्या है? हम भोजन को चबा पाते हैं। जो घर्षण के कारण हम क्या है जमीन पर यानी पृथ्वी पर चल पाते हैं, तो ये हमारे घर्षण के लाभ हो जाते हैं। हानि में क्या है कि इससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, जो मशीन के कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इसकी हानि। कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। अब कम किस प्रकार से किया जा सकता है, बढ़ाया किस प्रकार से जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया हुआ है घर्षण को कम करने के उपाय किस प्रकार से है कि पॉलिश कर स्नेहल का उपयोग करके, बॉल बेरिंग करके, ये आपका होता है घर्षण को कम करने के उपाय। अब बढ़ा किस प्रकार से जा सकता है? घर्षण को बढ़ाना हो तो बहुत चिकनी सतह जैसे बर्फ पर क्या है सूखी मिट्टी या बालू डालकर हम क्या घर्षण को बढ़ा सकते हैं। वाहनों के जो टायर को क्या है खांचेदार बनाकर घर्षण को बनाया जा सकता है। साइकिल के टायर हो चाहे आपके गाड़ी के टायर हो, सभी में आपने देखा कि डिजाइनदार खांचे बने रहते हैं टायर पर। ओके, मशीनों में लगे पट्टे पर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ डालकर क्या है घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कम करने के उपाय और बढ़ाने के उपाय है। आगे देख लेते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? देख लेते हैं। तो क्योंकि इसमें इसका रीजन आपको क्या लिखना है, क्योंकि इससे समय अंतराल डेल्टा टी अधिक होता है, अतः बल एफ का परिमाण कम होता है, जिससे इसके हाथ में चोट क्या है लगने का भय कम हो जाता है। यही कारण है कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरर या लॉन मूवर को की धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है? तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, क्योंकि धकेलने की अपेक्षा क्या है खींचने में घर्षण बल कम लगता है। जब घर्षण बल कम लगेगा तो हमें क्या हो जाएगा इसका खींचना आसान लगता है। ओके, जब हम क्या है लोलर या लॉन मूवर को क्या धकेलते हैं तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, तो हमें ज्यादा क्या है मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसे खींचते हैं तो घर्षण बल कम लगता है तो हमें आसान लगता है। ओके, इसलिए क्या है हम धकेलने की अपेक्षा क्या है खींचते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है संवेग संरक्षण का नियम, इसे देख लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। नाम ये संवेग संरक्षण, संवेग को संरक्षण करने वाला नियम आपको बताना है। तो बस केवल 2 लाइन में आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ये है आपका संवेग संरक्षण का नियम। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? दोस्तों आपको बताना है एक पारसेक में 2.06 × 10⁵ खगोलीय मात्रक होते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए देख लेते हैं इसे। तो ये हमारा दिया हुआ है 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसकी बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये होता है आपका 1 न्यूटन की परिभाषा। फिर नेक्स्ट हमारा आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना है। तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है, गुणनफल को क्या है बल का हम आवेग कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, बल का आवेग बराबर हो तो बल गुणे समय अंतराल। इस प्रकार से यह एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन × सेकंड। आगे देख लेते। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तीय गति के लिए आवर्त काल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, वृत्तीय गति में किसी कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय हमारा क्या है आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल की परिभाषा हो जाती है कि वृत्तीय गति में किसी कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है वो आवर्त काल कहलाता है। आवृत्ति क्या कहलाती है, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की जो संख्या है, चक्रों की जो संख्या है 1 सेकंड में जितने भी चक्कर पूर्ण कर लेता है वो चक्रों की संख्या वो आपकी आवृत्ति कहलाती है। कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर किए 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर रूप से तैयार करना चाहते हैं अनुराग क्लासेस के क्लास 11 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स को दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए व्हाट्सएप नंबर दोस्तों मैसेज करके आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ओके, पूरे नोट्स रहेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आ रहा है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।